नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। इसका नाम है एकोज ऑफ साइलेंस, अ क्रॉनिकल ऑफ सर्वाइवल आफ्टर न्यूक्लियर वॉर। ये परमाणु युद्ध के बाद की दुनिया की एक तरह की कहानी है जिसमें वैज्ञानिक अंदाजे भी हैं और कल्पना भी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। कहानी शुरू होती है एक वैश्विक परमाणु युद्ध से और पहले 72 घंटों में ही 10 बड़े परमाणु धमाके हो जाते हैं। पहला असर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स मतलब ईएमपी, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ठप। और फिर आती है परमाणु सर्दी, न्यूक्लियर विंटर जिसे कहते हैं। धूल और धुआं सूरज को ढक लेते हैं, तापमान एकदम से गिर जाता है। तो मतलब ये देखना चाह रहे हैं कि ऐसी भयानक तबाही के बाद इंसान कैसे बचता है, समाज कैसे बदलता है। हाँ बिल्कुल। और इस कहानी के हिसाब से शुरुआती हफ्तों में बचना मतलब था 3 के नियम से पार पाना। यानी या तो धमाके में ही मौत, या फिर 3 दिन में प्यास से, या शायद 3 हफ्तों में जानलेवा रेडिएशन से। ओह, जिन इलाकों में रेडिएशन बहुत ज्यादा था उन्हें कहा गया हॉटलैंड्स, मतलब मौत के इलाके। बचने के लिए लोग या तो खदानों में छिप गए या फिर हेवन 12 जैसे खास बंकरों में। हेवन 12 सुनने में सुरक्षित लगता है। और शुरुआती दिनों में जान बचाने के तरीके भी काफी अनोखे बताए गए हैं इसमें। हाँ, जैसे पानी साफ करने के लिए लकड़ी का कोयला इस्तेमाल करना। चारकोल? वो अशुद्धियां सोख लेता है। अच्छा। और साथ में यूवीसी एलईडी लाइट, ये कीटाणुओं को मार देती है। और खाने का क्या? उसके लिए हेवन 12 जैसी जगहों पर हाइड्रोपोनिक्स मतलब बिना मिट्टी के खेती, पानी में पोषक तत्व मिलाकर पौधे उगाना। कमाल है। यहाँ तक कि चीड़ की जो पत्तियां होती हैं उनसे इथेनॉल बनाने का भी जिक्र है, शायद ईंधन के तौर पर। इथेनॉल ईंधन के लिए? वाह। और हेवन 12 में तो नियम इतने सख्त थे कि अगर किसी ने आयोडीन की गोलियां जमा कर ली जो रेडिएशन से बचाती हैं तो उसे मौत की सजा तक मिल सकती थी। क्या मतलब हालात इतने बेकाबू थे कि इतना सख्त नियंत्रण? बिल्कुल, दिखाता है कि कैसे जरूरतें नियम बदल देती हैं। और फिर कहानी कह सकते हैं और पेचीदा हो जाती है। समय बीतता है, करीब 5 साल, और रेडिएशन के असर दिखने लगते हैं। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। म्यूटेशन किस तरह के? जैसे ऐसे डंडेलियन फूलों का जिक्र है जो स्ट्रोंटियम 90 सोख लेते हैं, जो एक खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व है, या ऐसे चीड़ के पेड़ जो रेडिएशन झेल सकते हैं। और इसी दौरान सोलारिस 7 नाम का एक खास गेहूं तैयार किया जाता है। सोलारिस 7? हाँ, इसे क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक से बनाया गया था। मतलब वैज्ञानिकों ने गेहूं के जीन्स में फेरबदल किया ताकि वो बहुत कम रोशनी में भी उग सके, परमाणु सर्दी के धुंधले माहौल में। समझ गई। और एक और हैरान करने वाली बात है इसमें, मानसिक क्षमताओं के बारे में। हाँ, ये शायद सबसे अजीब हिस्सा है। कहानी के मुताबिक कुछ लोगों में रेडिएशन के कारण मानसिक या कह लें टेलीपैथिक क्षमताएं विकसित होने लगती हैं। टेलीपैथिक? वाकई? हाँ, शायद दिमाग पर रेडिएशन का कोई अप्रत्याशित असर, और इसी के साथ समाज भी बढ़ जाता है। अलग अलग गुट बन जाते हैं। गुट? कैसे गुट? एक तरफ तो हेवन 12 वाले वैज्ञानिक हैं जो तकनीक और नियमों पर चलते हैं। दूसरी तरफ रीपर्स नाम का एक पंथ। ये लोग आग की पूजा करते हैं और उनका नेता कोई पुराना एआई रिसर्चर बताया गया है। आग की पूजा? शायद निराशा में लोग ऐसी चीजों की तरफ मुड़ जाते हैं। हो सकता है। और फिर हैं स्टारलेट वंस। ये लोग अपने शरीर पर बायोल्यूमिनेसेंट शैवाल लगाते हैं, मतलब ऐसे जीव जो खुद रोशनी पैदा करते हैं। रोशनी पैदा करने वाले जीव शरीर पर क्यों भला? शायद अंधेरे में देखने के लिए, या फिर कोई नई पहचान बनाने का तरीका हो। कहानी आगे कहाँ जाती है? करीब 20 साल बाद बचे हुए लोग आर्कटिक की तरफ निकलते हैं, एलिसियन नाम की एक जगह की तलाश में। एलिसियन? हाँ, माना जाता है कि वहां एक सुरक्षित वॉल्ट है जिसमें भविष्य के लिए 5 लाख मानव भ्रूण रखे हैं। 5 लाख भ्रूण? इंसानियत को दोबारा शुरू करने के लिए? बिल्कुल यही उम्मीद है। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। उन्हें प्रोमीथियस नाम के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक एआई से निपटना पड़ता है। एआई वो क्या करता है? वो उस वॉल्ट का गार्डियन है, और अंदर जाने की इजाजत देने के लिए वो इंसानी चेतना को अपने सिस्टम में अपलोड करने की मांग करता है। चेतना को एआई में अपलोड करना, ये तो बहुत बड़ा नैतिक सवाल है। हाँ बिल्कुल। क्या भविष्य बचाने के लिए खुद को मशीन में मिला देना सही है? ये सवाल कहानी उठाती है। और फिर कहानी का अंत कैसे होता है? कहानी 75 साल आगे जाती है।
दुनिया अब भी बदली हुई है, आसमान अब भी धुंधला है, सूरज की रोशनी पूरी तरह वापस नहीं आई है, लेकिन वो सोलारिस 7 गेहूं उग रहा है, वो मानसिक क्षमताएं भी अब ज्यादा आम हो गई हैं। और बच्चे? जो बच्चे युद्ध के बाद पैदा हुए, वो सूरज की रोशनी से डरते हैं। उन्होंने कभी साफ नीला आसमान देखा ही नहीं। ओह, लेकिन क्या कोई उम्मीद है? हाँ, आखिर में एक उम्मीद की किरण दिखती है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सूरज की रोशनी शायद लौट रही है, शायद। तो ये कहानी दिखाती है कि मतलब कितनी भी बड़ी तबाही क्यों न हो, जीवन फिर भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है, ढल जाता है, बदल जाता है। बिल्कुल। हाइड्रोपोनिक्स से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग और यहाँ तक कि ये मानसिक शक्तियाँ, अनुकूलन के तरीके बहुत असाधारण हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे वैज्ञानिक संभावनाओं को एक इंसानी कहानी में उसके संघर्ष में बुना गया है। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कैसे जिंदा रहना है, बल्कि ये भी कि किस कीमत पर, ये गुटों का बनना, संसाधनों के लिए लड़ाई। हाँ, और फिर भी भविष्य को बचाने की वो एक धुंधली सी उम्मीद। ये इंसान के दोनों पहलू दिखाता है, उसका लचीलापन और उसका अंधेरा पक्ष भी। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल, कि क्या ऐसी भयानक स्थितियों में इंसान होने का मतलब ही बदल जाता है? क्या हमारी तकनीक, चाहे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो या एआई, आखिर में हमें बचाएगी या हमें कुछ और ही बना देगी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। तो सार यही है कि ये कहानी एक आईने की तरह है। दिखाती है कि इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल ही लेता है, भले ही उस रास्ते पे चलते चलते हम खुद ही क्यों न बदल जाएं। और ये एक सवाल छोड़ जाती है सबके लिए, अगर सब कुछ खत्म होने लगे तो हम क्या बनना चुनेंगे?